हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है, इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज का लेक्चर नंबर 11 है। आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल एक टॉपिक करने वाले हैं, जिसके ऊपर एग्जाम के अंदर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वो है आपका बोनस शेयर। तो इसकी थ्योरी बहुत आसान है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो इसकी थ्योरी आप आराम से लिख सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले समझते हैं शेयर्स। तो ठीक है सर, ये बोनस वाला मामला क्या है? वैसे बोनस का मतलब हम समझते हैं ना, फ्री में कुछ मिल रहा हो, है ना, उसको बोनस बोलते हैं। तो फ्री में मिलने वाले शेयर्स। अब ये फ्री शेयर्स किनको मिलते हैं? जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर होते हैं उनको मिलते हैं। भाई जैसे कंपनी का कोई एक पुरानी एक कंपनी है जिसके मैंने पहले से शेयर्स खरीद रखे हैं, अब वो कंपनी मुझे फ्री में कुछ शेयर्स दे रही है तो उसको बोनस शेयर बोलते हैं। अब वो एग्जिस्टिंग मेंबर या शेयर होल्डर, पुराने शेयर होल्डर को जो फ्री में शेयर्स मिलते हैं, जिसको हम बोनस शेयर बोलते हैं, कंपनी आखिर फ्री में क्यों शेयर्स देती है, उसका क्या रीजन है? तो मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन। वो अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड रिजर्व को सेट ऑफ करने के लिए जो है फ्री में शेयर इशू करती है। अब क्या मतलब हुआ इसका, मैं बताता हूँ आपको। आपने कंपनी की बैलेंस शीट देखी होगी, है ना? कंपनी की बैलेंस शीट आपको पता है ऐसी होती है। ओके, अब कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर, अब मैं यहाँ पर वैसे आपको एक बैलेंस शीट का पूरा लेक्चर मुझे बताना भी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के बैलेंस शीट में इफेक्ट देने होते हैं। तो आप कॉमेंट कर देना तो मेरा ध्यान जाएगा, तो मैं एक बैलेंस शीट के ऊपर पूरा का पूरा एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। तो ये जो बैलेंस शीट होती है किसी भी कंपनी की, इस तरीके से होती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट होती है उसमें दो साइड होती है। एक होता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, और एक होता है आपका एसेट्स। अब मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, मैं मोटा मोटी आपको कुछ बताने वाला हूं। और एक साइड होती है एसेट्स, ठीक है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो फर्स्ट इनका हेड होता है, जिसको हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड, इसको समझना अच्छे से, ठीक है। शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर दो फर्दर हेड होते हैं, सब हेड होते हैं। एक होता है शेयर कैपिटल, इसके अंदर तो कैपिटल आती है। जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो जो भी शेयर इशू किए हैं उससे रिलेटेड कैपिटल यहाँ आ जाती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। एक इसमें सब हेड और होता है, वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? ये जिसको रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो रिजर्व है ये क्या है सर? बस यही काम की चीज है हमारे रिजर्व्स। इसी की वजह से हम जो है बोनस शेयर्स इशू करते हैं, यानी कि हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देते हैं। और यहां पर वैसे तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों आती है, पर मैं सीधा आपके जा रहा हूं करंट एसेट्स पर, ठीक है। और करंट एसेट्स के अंदर यहां पर होती है आपकी सेकंड नंबर होती है आपकी करंट एसेट्स। उसके अंदर एक ऐड होता है, सब हेड होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ओके, अगर आपको बैलेंस शीट पहले से आती है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं आती है तो अभी हमको इतना समझना है। ये आपका लायबिलिटी साइड हो गया, ये आपका एसेट साइड हो गया। लायबिलिटी साइड में हमको रिजर्व से मतलब है और एसेट साइड में हमको कैश से मतलब है। अब चीजें है क्या, समझना थोड़ा सा। कंपनी क्या करती है, रिजर्व के अंदर बहुत सारा पैसा ट्रांसफर करती है। अब रिजर्व के अंदर कौन सा पैसा ट्रांसफर करती है? जो कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। देखो कंपनीज क्या करती है, वैसे हर साल जो भी प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट को हो सकता है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। भाई प्रॉफिट जो है वो किसका होता है? ऑनर का। और कंपनी के ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर मेंबर। तो कंपनी उनको एज अ डिविडेंड दे दे। हम बोलते हैं ना कंपनी ने डिविडेंड दिया, वो तो डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट में हिस्सा देना शेयर होल्डर्स को। लेकिन कई बार ऐसा भी डिसाइड हो जाता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग के अंदर, एजीएम के अंदर, डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर, ये भी डिसाइड हो सकता है और ये भी डिसीजन आ सकता है कि भैया जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको शेयर होल्डर में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मत करो, उसको क्या कर लो, आप अपने कंपनी के अंदर ही वापस रिटेन कर लो। रिटेन का मतलब होता है कंपनी में ही रख लो, तो कभी ना कभी काम आएगा हमारे इस। और जब भी किसी भी प्रॉफिट को कंपनी में वापस रिटेन कर लिया जाता है तो उसको यहां पर रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
अब लायबिलिटी साइड में इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये शेयर होल्डर का पैसा है, ये शेयर होल्डर का प्रॉफिट है जो कि उनको ना दे करके कंपनी ने अपने पास में रिटेन कर लिया, इसलिए कंपनी की एक लायबिलिटी है कि ये पैसा जो है ये शेयर होल्डर का है, इसलिए इसको रिजर्व के रूप में, लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाता है। ओके, अब यहाँ पर रिजर्व बहुत ज्यादा धीरे धीरे इकट्ठे होते जाते हैं। अगर कभी हो सकता है पूरा प्रॉफिट यहाँ पर रख लिया, कभी कुछ डिविडेंड दे दिया, कुछ यहाँ पर लेके आ गए, तो इस तरीके से ये रिजर्व का जो पैसा है ये बढ़ता जाता है और इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा हुआ प्रॉफिट जो किसी 1 ईयर का नहीं है, बहुत ईयर का थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर बहुत बड़ा एक रिजर्व बन गया है, बहुत बड़ा एक पैसा इकट्ठा हो गया है। अब ये पैसा है किसका समझना, ये शेयर होल्डर का पैसा है, तो क्या उनको दे दें? तो हाँ, उनको हम पे कर सकते हैं कि भैया ये जो है 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, ये शेयर होल्डर में आपस में बांट दो एज अ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एज अ डिविडेंड, ठीक है। बट प्रॉब्लम पता है क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, कंपनी के पास में कैश की हमेशा, लिक्विडिटी की हमेशा कमी रहती है। भैया देखो, आप अपने घर का ही एग्जांपल ले लो ना, प्रॉपर्टी बहुत है, किसी के हो सकता है घर का मकान हो, 2-4 प्लॉट ले रखे हो, है ना, लेकिन कैश की, लिक्विडिटी की तो कमी होती है ना। तो कंपनी के पास में एसेट्स तो बहुत होगी लेकिन कैश हमेशा कम ही रहता है, क्योंकि कैश जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा जो है कन्वर्ट होता रहता है ना। कुछ गुड्स परचेज कर लिया, मतलब कैश तो चाहिए ही चाहिए, फिर कुछ एक्सपेंसेस हो गए उनका पेमेंट करने में वगैरह वगैरह में कैश की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो एकदम से कंपनी 100 करोड़ रुपीस कैश में कहाँ से लेके आएगी, उसकी कैपेसिटी से बाहर है। तो कोई भी कंपनी अगर बहुत बड़ा उनके पास में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा है, यानी कि रिजर्व पड़े हैं, तो उस रिजर्व को कैश में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि कैश की लिक्विडिटी की कमी रहती ही रहती है। इतना कैश अवेलेबल हर कंपनी के पास में नहीं होता है, आप समझ गए होंगे। तो अब क्या करें, शेयर होल्डर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बोलते हैं चलो ऐसा कुछ काम कर लेते हैं कि कैश की भी जरूरत नहीं पड़े और ये रिजर्व जो है ये शेयर होल्डर के पास में चला जाए, यानी कि ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये शेयर होल्डर के पास में चला जाए। तो क्या करें, उनको फ्री में शेयर्स दे दो। वैसे अगर शेयर इशू करेंगे तो उनसे पैसा आएगा ना, हाँ, तो पैसा मत लो, उनको शेयर इशू कर दो और पैसा जो है वो रिजर्व से एडजस्ट कर लो। अगर 100 करोड़ रुपीस के शेयर इशू कर दे शेयर होल्डर को अगर नॉर्मली, तो क्या होगा, उनसे 100 करोड़ रुपीस कंपनी के पास में आएंगे, है ना। बट यहां क्या बोल रहे हैं, फ्री में दे दो शेयर, तो शेयर तो इशू हो गए, इससे क्या हो गया, कैपिटल बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए पहली कैपिटल थी 500 करोड़ और रिजर्व थे 100 करोड़। अब कंपनी ने क्या कर दिया, ये रिजर्व का पैसा जो है, ये रिजर्व जो है इसको अनएक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, ये जो है यहाँ पर शेयर जो है वो इशू कर दिया 100 करोड़ के और ये रिजर्व हो गया खत्म। तो अब कंपनी के पास में कितना हो गया, 600 करोड़ की कैपिटल हो गई, और पहले कैपिटल और रिजर्व मिला के कितने थे, 600 करोड़ के। तो इससे ना कैश के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ा और फ्री में शेयर्स भी इशू हो गए, कैपिटल भी बढ़ गए और रिजर्व भी खत्म हो गए। तो ये करने के लिए ही कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर इशू करती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी की तरफ। यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया, हाँ जी। तो बोनस शेयर में जो मैंने अभी आपको बताया है वो सब आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, तो थोड़ा सा फोकस करना तो आपको समझ में भी आ जाएगा, और आपको किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसको, हाँ अब ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोनस शेयर्स, ठीक है। अब क्या होते हैं, अब जो मैं पढ़ूंगा आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, वो चीजें यहाँ लिखी हुई है। बोनस शेयर्स आर अ मेथड, एक मेथड है जिससे क्या होता है, विच अ कंपनी कैपिटलाइज इट्स एक्यूमुलेटेड रिजर्व। जो रिजर्व इकट्ठे हुए हैं उसको क्या करती है, कैपिटलाइज करती है। कैपिटलाइज मतलब उस रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है, अभी हमने किया भी था, है ना, ओके। एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ चार्ज, बिना किसी चार्ज के, फ्री ऑफ चार्ज के उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, उस रिजर्व को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उनको फ्री में शेयर देके उस रिजर्व का कैपिटलाइजेशन कर दिया जाता है, यानी कि उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ओके। दिस प्रोसेस कन्वर्ट सरप्लस रिजर्व इनटू शेयर कैपिटल, ओके, ठीक है। thereby expanding the company's capital base without an actual cash outflow, कोई कैश का आउटफ्लो भी नहीं हुआ और कंपनी की कैपिटल बढ़ गई, ओके जी, ठीक है। डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, हम पढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे फर्स्ट है बोनस शेयर के बारे में, वही लिखा होगा, देखो, व्हेन अ कंपनी, ठीक है, व्हेन अ कंपनी हैज अ एक्यूमुलेटेड लार्ज रिजर्व, जब बहुत सारे प्रॉफिट्स इकट्ठे हो गए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इकट्ठे हुए हैं, लार्ज प्रॉफिट इकट्ठे हो गए हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इकट्ठे हो जाते हैं,
दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ कैश डिविडेंड। तो इतने सारे प्रॉफिट को हम कैश में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी इतना सारा कैश कहां से लेके आएगी। सो उसके लिए क्या करें, ड्यू टू अ लीगल रेस्ट्रिक्शंस, और ज्यादा कैश कंपनी के पास होता भी नहीं है, लीगल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उस वजह से द अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रोड्यूस इट्स कैपिटलाइज द सरप्लस बाय इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर। अब यहां देखो, इसके लिए हमको अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि भैया आप इसका कैपिटलाइज कर दो, फ्री में शेयर इशू कर दो, कैपिटल में ट्रांसफर कर दो इस रिजर्व को, फ्री में शेयर होल्डर को शेयर भी मिल जाएंगे और वो खुश भी हो जाएंगे, ठीक है, उनका उन तक पैसा पहुंच जाएगा। और ये किसको देने हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देने हैं। नए शेयर होल्डर को आप बोनस शेयर नहीं दे सकते, पुराने शेयर होल्डर को दोगे, और पुराने शेयर होल्डर क्या होने चाहिए, फुली पेड होने चाहिए। फुली पेड का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे एक शेयर अगर 10 रुपए का है, जो पुराने शेयर होल्डर है उनको जो पुराने शेयर्स इशू किए गए थे, तो वो 10 रुपए पूरे के पूरे मंगा लिए हो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सब हो गया हो, फुली पेड शेयर होना चाहिए, तब भी आप उनको बोनस शेयर दे सकते हो, फ्री में शेयर दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर फुली पेड शेयर नहीं है तो सर, तो पहले उसको फुली पेड कर लो, जो भी फाइनल कॉल है उसको मंगा लो और फिर उनको बोनस शेयर इशू करो। ओके जी, ठीक। की पॉइंट, शेयर होल्डर्स रिसीविंग बोनस शेयर डू नॉट पे एनीथिंग फॉर देम। शेयर होल्डर को जो बोनस शेयर दिए जाते हैं उसके बदले में उनको कुछ भी पे करना नहीं होता है। द बोनस इशू इज एंटायरली फ्री ऑफ चार्ज, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहुत इजी है, इशू टू एग्जिस्टिंग मेंबर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, पहले कंपनी के शेयर होल्डर है, उनको दिया जाता है। फुली पेड होना चाहिए, पार्टली पेड नहीं होना चाहिए, मैंने ये भी बताई है। नो रिनाउंसिएशन राइट, मतलब जैसे राइट शेयर्स होते थे ना, इससे पहले लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको बताया था कि राइट शेयर्स जो है वो अगर चाहे तो शेयर होल्डर परचेज कर सकता है, या किसी बोल सकता है कि मेरी जगह किसी और को दे दो। बोनस शेयर में ऐसा नहीं हो सकता, यहां पर शेयर्स को रिनाउंसिएशन नहीं किया जा सकता, यानी कि आपको ही खरीदना पड़ेगा, आपके कहने पे किसी और को इशू नहीं किए जा सकते। ओके जी, अब आ जाते हैं हम इसकी कंडीशंस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन बनता है, भैया कंडीशंस क्या है बोनस शेयर इशू करने की, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सेक्शन नंबर 63 आपको याद रखना है। कंडीशन क्या है, सबसे पहले कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है, वो उसके आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम एओए बोलते हैं। तो एओए के अंदर अगर लिखा हुआ है तभी कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है, अपने रिजर्व्स का, अनएक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। बोनस शेयर इशू करना, या फिर इसको और क्या बोला जाता है, अपने रिजर्व्स का कैपिटलाइजेशन करना, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन करना। तीनों ही चीजों का मतलब एक ही है। ओके, बोर्ड एंड जनरल मीटिंग अप्रूव्ड। देखो, एक तो होते हैं डायरेक्टर जो कंपनी को ऑपरेट करते हैं, कंपनी को चलाते हैं, उनकी जो मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं बीओडी, बोर्ड ऑफ बीएम बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, और ये बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसके अंदर भी अप्रूव होना चाहिए कि हाँ भैया जो है आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। इसके अलावा जो शेयर होल्डर होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनकी जो एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके अंदर भी अप्रूव हो जाना चाहिए कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। अप्रूव कैसे होता है, वोटिंग के थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट, नो डिफॉल्ट ऑन ऑब्लिगेशन। कंपनी ने किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। अब कंपनी ने कहां डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, या प्रिंसिपल और फिक्स डिपॉजिट और डेब्ट सिक्योरिटीज इशूड, यानी कि कंपनी ने कोई डिबेंचर इशू कर रखे, कोई सिक्योरिटी इशू कर रखी है ना, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया होना चाहिए, इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तब भी कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। और क्या है, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, अगर सरकार के कोई पैसे, या एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, बोनस ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, एम्प्लॉइज को बोनस, ये बोनस शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, और जो बोनस एक दिया जाता है, दिवाली पे बोनस दिया जाता है, वो एम्प्लॉइज को दिया जाता है, तो वो बोनस में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी में जो एम्प्लॉइज का पैसा डाला जाता है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ओके जी, ठीक, तो ये दोनों डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए, तभी कंपनी क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है। नेक्स्ट कंडीशन आती है फुली पेड अप शेयर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं भैया, फुली पेड शेयर होने चाहिए। अगर पार्टली पेड शेयर है तो पहले उसको फुली पेड करो,
फिर हम बोनस शेयर इशू करेंगे। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है कंप्लायंस विद द प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन। इसके अलावा कोई भी एडिशनल कंडीशन अगर कंपनी लॉ या फिर जो है कंपनी बोर्ड लॉ बोर्ड बोलता है तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। नॉट लीव इन ऑफ डिविडेंड, इसके अलावा कंपनी ने किसी भी प्रकार का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसका पेमेंट नहीं किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार बोनस शेयर भी डिक्लेयर हो गए तो फिर उसको इशू करना ही पड़ता है। ओके जी, तो ये थी कुछ कंडीशंस, ये थे बोनस शेयर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आई थिंक इस चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर ही देंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर कंटिन्यू लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, थैंक यू।